हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम मुख्यतः बात करने वाले हैं भारतीय सेना प्रमुख के द्वारा बताए गए विजन 2047 के बारे में, जहां पर 2047 तक भारतीय वायुसेना की जो रूपरेखा है उसको बदलने के लिए जो रोड मैप है ये भारतीय वायुसेना की तरफ से तैयार कर दिया गया है। आप सबने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब से भारतीय वायुसेना के नए चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर एक्शन में आए हैं तो उन्होंने एक के बाद एक जो बड़े क्रिटिकल इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया है और उन्होंने काफ़ी निर्भीकता के साथ इन पर टिप्पणी भी करी है। उन्होंने इस समय ये कहा है कि भारतीय वायुसेना अपनी ज़रूरतों को समझ रही है और भारतीय वायुसेना अपने फ्यूचर रोड मैप को लेकर काफ़ी गंभीर है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो फ्यूचर रोड मैप है इसको हाईलाइट भी किया है। प्रेस इंटरेक्शन के दौरान उन्होंने यही कहा है कि 8 अक्टूबर को जब आप इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे तो उस दौरान भी भारतीय वायुसेना के मॉडर्नाइजेशन एफर्ट की एक जो छवि है वो आपको देखने को मिलेगी। दरअसल ऑपरेशनल रेडीनेस और हमारा जो मॉडर्नाइजेशन एफर्ट है ये एक लॉन्ग टर्म गोल है, ये शॉर्ट टर्म गोल नहीं है जहां पर हम ओवरऑल जो रूपरेखा है उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि 2047 तक आप ये देखेंगे कि हमारा जो एम्बिशन है जहाँ पर हम फुल्ली इंडिजिनस इन्वेंट्री को ऑपरेट करने के बारे में यहाँ पर विचार कर रहे हैं वो फलीभूत होती आपको दिखाई भी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इंडिजनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और ये एक दिन में होने वाली चीज़ें नहीं हैं, इसमें समय लगता है और सही समय पर आने पर आपको इसको लेकर के जो सवाल है उसका जवाब मिल जाएगा। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह सर ने यह भी कहा है कि इंडिजनाइजेशन भारतीय वायुसेना की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है और 2047 तक आप ये देखेंगे कि हमारे पास फुली इंडिजिनस इन्वेंट्री होगी जहां पर आपको सभी एयरक्राफ्ट इंडिजिनस देखने को मिलने वाले हैं और सही मायने में आत्मनिर्भरता वही होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस गोल को अचीव करने के लिए ज़रूरी ये है कि हम किसी एक इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट ना रहें बल्कि भारतीय वायुसेना और हमारी जो इंडियन इंडस्ट्री है इनको साथ में आना पड़ेगा और इनका साथ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को भी देना पड़ेगा। तभी जाकर के उन्होंने ये कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे और हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं सही मायने में तभी वो इवॉल्व हो पाएंगी। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने यह भी कहा कि इंडियनाइजेशन सिर्फ ये नहीं होता कि आप इम्पोर्टेड प्लेटफॉर्म्स को रिप्लेस कर दें, इम्पोर्टेड सिस्टम्स को रिप्लेस कर दें या फिर आप बाहर से चीज़ें ना खरीदें। इंडियनाइजेशन का मतलब ये होता है कि टेक्नोलॉजीज़ भारत में ही विकसित की जाएं, भले ही शुरुआत में कुछ कमियां होती हैं और जाहिर सी बात है जब कोई नई नई चीज़ बनेगी तो उसमें कुछ कमियां होंगी, परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन बीतते समय के साथ उनको परफेक्ट करना ही इंडिजनाइजेशन का सही अर्थ है। और मॉडर्न वॉरफेयर को देखते हुए जो थ्रेट्स इवॉल्व हो रही हैं उनको कैसे काउंटर करना है, इसका जो होम ग्रोन सोल्यूशन है ये तैयार करना भी इंडिजनाइजेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाला है। उन्होंने कहा ऑलरेडी भारतीय वायुसेना काफ़ी अथक परिश्रम कर रही है और मेहनत कर रही है कि जो अपने नए प्लेटफॉर्म है इन्हें शीघ्र अतिशीघ्र इंडक्ट किया जा सके। जैसे कि उन्होंने कहा तेजस एयरक्राफ्ट जो है इस समय भारतीय वायुसेना का इंटीग्रल पार्ट है और इसका इंतज़ार काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ जो तेजस मार्क 2 और एमका हैं ये सही मायने में भारतीय वायुसेना की बैकबोन को फॉर्म करेंगे। इसके अलावा भविष्य के जो अनमैन एरियल व्हीकल हैं इन प्रोग्राम पर भी भारतीय वायुसेना की नज़र बनी हुई है क्योंकि ये मॉडर्न वॉरफेयर के सबसे घातक हथियार होने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम बात करें अभी करंट सिचुएशन की, करंट मॉडर्नाइजेशन एफर्ट की, तो जो 83 तेजस मार्क 1 की जो डील है ये साइन कर ली गई थी और अभी पहला एयरक्राफ्ट जो है ये मिलना बाकी है। और उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों में ही आप देखेंगे कि जो एयरक्राफ्ट हैं भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिए जाएंगे। और हमारी जो दूसरी प्राथमिकता है वो तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए इंजन डील को क्लियर करना है जो कि शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगी और सही मायने में तभी हम इंडिजिनस रूट पर आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि आपको हम बता दें यहाँ पर कि जो F4 जो 414 इंजन है इसकी डिलीवरी ही इस चीज़ को सुनिश्चित कर पाएगी कि हमारा तेजस मार्क 2 का प्रोडक्शन रेट क्या होने वाला है। यानी कि सेम चीज़ अगर यहाँ पर डिले होती है तो तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के साथ भी वही होगा जो तेजस मार्क 1 के साथ हुआ है कि इंजन के अभाव में जो प्रोडक्शन रेट है उससे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और भारतीय वायुसेना इस समय ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है। इंडियन एयरफोर्स ने एमका प्रोग्राम के बारे में बात करते हुए ये कहा कि ये हमारे फ्यूचर फोर्स का एक की कंपोनेंट है और इसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जो कि स्टेल्थ कैपेबिलिटी के साथ साथ कटिंग एज एवियोनिक एडवांस वेपन सिस्टम और भविष्य के जो हथियार हैं उनसे इक्विप होगा। और भारतीय वायुसेना डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्लोजली वर्क कर रही है। साथ ही साथ हम प्राइवेट सेक्टर को का भी उत्साहवर्धन कर रहे हैं कि वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज के साथ मिल करके इसके टाइमली डेवलपमेंट को सुनिश्चित करें और वो ये भी सुनिश्चित करें कि इसका जो इंडक्शन है वो तय किए गए टाइम फ्रेम के अंतर्गत ही हो जाए। उन्होंने कहा कि फाइटर जेट ही नहीं बल्कि हमारा जो फोकस है इस समय जो दूसरे क्रिटिकल सिस्टम्स हैं उन पे भी आकर टिका हुआ है। जैसे कि उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम इस समय जो इंडिजिनस बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हैं इनकी पूरी सीरीज़ का डेवलपमेंट देख रहे हैं और हमारी नज़र इस पर बनी हुई है और आने वाले भविष्य में सभी फ्रंट लाइन फाइटर्स में इनको इंक्लूड किया जाएगा।
फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिजिनस मिसाइल्स की बात करें तो इसमें अस्त्र सीरीज में 3 मिसाइल्स देखने को मिलती है, जिसमें अस्त्र मार्क 1 ऑलरेडी सर्विस में है जो कि सुखोई 30 MKI और तेजस मार्क 1 में ऑपरेशनल है, मार्क 1 में ऑपरेशनल है। इसके अलावा अस्त्र मार्क 2 अंडर डेवलपमेंट है और बहुत जल्दी उसको भी प्रोडक्शन क्लियरेंस मिल जाएगी। और इसके अलावा जो अस्त्र मार्क 3 है वो भी टेस्टिंग फेज में आ चुकी है। तो ऐसे में ये जो मिसाइल सिस्टम है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा जो रुद्रम सीरीज की एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं ये भी भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी का कायाकल्प करेंगे और इसीलिए भारतीय वायुसेना की नज़रें जो हैं इन पर पूरी तरीके से टिकी हुई हैं। खैर ये तो बात थी मिसाइल्स की, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे एडवांस सिस्टम है जिसमें रेडार सिस्टम हो गए, एयर डिफेंस सिस्टम हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म हो गए, इन सब पे भी भारतीय वायुसेना की नज़रें बनी हुई हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि आने वाले भविष्य में प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत भारतीय वायुसेना एक लेयर्ड डिफेंस नेटवर्क को तैयार करेगी जो कि हमारे लिए अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे। यानी कि आपको पता होगा कि प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत जो हमें MRSAM, LRSAM और EXARSAM वो देखने को मिलेंगी और ये एक लेयर डिफेंस नेटवर्क बना देंगी जिसको भेद पाना एनिमी के लिए इतना आसान नहीं होने वाला। फॉर एग्जांपल MRSAM की बात करें तो ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि मीडियम रेंज थ्रेट को जो है न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो वहीं LRSAM में आपको लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल्स है वो देखने को मिलेंगी और जो EXARSAM है इसको आप देसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम कह सकते हैं जो कि तकरीबन 350 किलोमीटर की दूरी तक एनिमी टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता के साथ में आएगी। और ये सब कुछ होगा प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत। साथ ही साथ उन्होंने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम पर टिप्पणी करते हुए ये कहा कि भारतीय वायुसेना ने ऑलरेडी बड़ी संख्या में जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है इन्हें अपनी सर्विस में इंडक्ट कर लिया है और हमारी नज़र अब आकाश NG पर टिकी हुई है। और आकाश NG जैसे जो सिस्टम है ये भी बड़ी संख्या में भारतीय वायुसेना के द्वारा इंडक्ट किए जाएंगे। साथ ही साथ शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है ये भी भारतीय वायुसेना की प्राथमिकता पर है। अब अगर हम शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की बात करें तो इसमें QRSAM हो गया और इसके अलावा जो आपका वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम हो गया जिसको विशोरैट के नाम से जाना जाता है, ये भी अंडर डेवलपमेंट है और ये भी भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन सब से हटकर जब उनसे ये पूछा गया कि हाल ही में आपने देखा कि इजराइल के ऊपर एक दिन में 200 से लेकर के 300 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो दागी गई, कभी अगर भारत युद्ध की स्थिति में आता है तो क्या हमारे पास ये कैपेबिलिटी होगी कि हम भी 200 से लेकर 300 मिसाइल एक दिन में दाग सकें? तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दोनों अलग चीज़ होती है। हमारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को ये कैपेसिटी विकसित करनी पड़ेगी कि वो कैसे प्रोडक्शन रेट को इन्हेंस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि आप इंपोर्टेड वेपन्स के दम पर युद्ध जीत लेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इंपोर्टेड वेपन सिस्टम के दम पर अगर आप युद्ध करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब इंटरेस्ट चेंज होंगे और हमारे लिए एक चोक पॉइंट बन जाएगा और हम स्ट्रगल करेंगे। तो ऐसे में अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि हम एक दिन में 200 से 300 बैलिस्टिक मिसाइल दागें तो उसके लिए हमारे पहले प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को और जो हमारे जो डिफेंस सेक्टर है उनको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उन 200 मिसाइल्स के दागने के बाद वो कितना जल्दी दूसरी मिसाइल्स बना सकते हैं, क्योंकि इंडिजिनस कैपेबिलिटी जब तक नहीं आएगी आप युद्ध में कंफर्टेबली लड़ नहीं सकते। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।